now. Great. ओके गाइस, सो बहुत ही खुशी और बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ ऊपर वाले ऑलमाइटी भगवान अल्लाह गॉड सबका नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा लाइफ का पहला फंडामेंटल एनालिसिस का बैच. एंड ईच एंड एवरी मेंबर हु इज देयर इन दिस फोरम, you guys are really special to me, trust me. I will definitely try to give more than 200% here, जितना भी है. इनफैक्ट whatever I acquire in future also we will look for mechanisms to connect. So ये 10 दिन का सेशन 8 बजे तो हम करेंगे ही करेंगे. More importantly, in 2022 we will do 2 more connects, okay, where we will discuss कोई fundamental ideas हम discuss करेंगे और वापस एक gathering लेंगे. The whole idea is के 6 महीने बाद मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि मेरे लिए सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा. सो सबसे बड़ा सक्सेस मैट्रिक मेरे लिए होगा कि 6 महीने के बाद आपको मुझसे कुछ या किसी से भी और कुछ पूछने की जरूरत पड़े ही नहीं. इनफैक्ट मेरा जो एनालिसिस होगा जो मैं कंटिन्यू करूंगा 6 महीने बाद भी कि मैंने चल एक XYZ शेयर का एनालिसिस किया, तो यू गाइज विल कम एंड चैलेंज कि जनक भाई ये एंगल आपने मिस कर दिया या ये एंगल पे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और ये बेटर हो सकता था. तो दैट विल बी अ बिग सक्सेस मैट्रिक फॉर मी पर्सनली. एंड आई एम श्योर this group is matlab I know I've spoken most of you personally. I know the caliber of this group ke ye this is the top notch cream group that I have got. ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ सवाल भी आने वाले हैं. I will try to answer them to the best. हो सकता है शायद immediately answers now, but I will definitely look to address them to best of my abilities. नहीं भी आता होगा तो I will search it and I have the resources, I will get you the answer. So टू बिगिन विथ, हम फंडामेंटल और इन्वेस्टिंग की बात करें और वॉरेन बुफे जी का कोई कोट ना हो तो उसमें ना मतलब लगता नहीं है कि बैच स्टार्ट हुआ है. तो एक कोट जो पर्सनली मुझे वॉरेन बुफे जी का बहुत पसंद है, वो कहता है कि टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ ना, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट बोरिंग प्रोसेस. एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना इट इज नॉट एट ऑल ऐसा नहीं है कि थ्रिल आएगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरह, आज मैंने पुट ले लिया कॉल ले लिया. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, आराम से होती है और इसको करने के 2 गुरु मंत्र है. पहला तो यू डू नॉट हैव टू बी, एक सेकंड, सॉरी आई थिंक कुछ मैं एक बार ये देख लेता हूँ, सॉरी. ओके, फेयर इनफ, सॉरी. सो व्हाट वॉरेन बुफे इज सेइंग कि हमें किसी से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमें वी नीड नॉट बी पार्ट ऑफ एवरी पार्टी इन द टाउन कि हमें 100 बैगर्स ढूंढने आने चाहिए. ठीक है, हमें 50% रिटर्न बनाना है अगले 12 महीनों में, नहीं. ओके, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई गुड 10, 20 स्टोरीज, 30 स्टोरीज वॉच लिस्ट के लिए. एक बड़ी एक्सटेंडेड लिस्ट हो सकती है. एंड वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड. बस अपने पोर्टफोलियो को हमें डिलीजेंटली स्टडी करना है, ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एटलीस्ट एवरी 3 months. एंड मोर और लेस, if trust me guys, if we are making in this range, no, from equity markets consistently is the target word. Consistent यहाँ पे बहुत important word है. अगर आप 15 से 20% करते हो ना, trust me, you are making more than 95% people out there. We are not chasing that 1 percentile also. ठीक है, वॉरेन बुफे ये है. We cannot be Warren Buffets, we cannot be Charlie Munger, we cannot be Monish Parbai, but we can definitely be Janak Lotwala, Abhishek Shenoy, Vivek Joshi, Amitabh ji. We can have our own identities, do our work in a disciplined manner and beat the market handsomely. ठीक है, तो हमें बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम जैसा नहीं कि टॉप 11 में ही आना है. यहाँ पे सबके लिए स्कोप है, बस खाली डिसिप्लिन रहना है. तो आज के सेशन को मैं खास करके बेस कैंप कहूंगा, क्योंकि फिटनेस की तरह ही अगले 10 दिन हमारा बहुत अलग से एक स्पेशल रूटीन होने वाला है, 1 घंटे का 8 से 9. मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 10 दिन का रूटीन कुछ भी हो जाए मत छोड़िएगा, क्योंकि एक दिन भी मिस हो जाता है ना तो फिर आप कैचअप गेम में चले जाओगे. और मोर इंपॉर्टेंटली आज का सेशन मैं बेस कैंप इसलिए रखता हूँ क्योंकि हमेशा याद रखना, फिटनेस आप जब स्टार्ट करोगे ना पर्सनल ट्रेनर के साथ, तो पहले दिन वो आपको वार्म अप और लाइट एक्सरसाइज ही कराएगा. तो आज बेस कैंप ये ज्यादातर मतलब सिट बैक, आज इजी है, कुछ हम बड़े बातें नहीं करने वाले और इनफैक्ट कोई बड़ी बात करनी नहीं वाले इसमें.
मोस्ट ऑफ द बातें सिर्फ कॉमन सेंस की होगी, पर आज फाउंडेशंस की बातें करेंगे, बहुत एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, डिजाइंड स्पेशली फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स। एंड आई बिलीव कोई भी यहाँ पे फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, इंक्लूडिंग मी। आई डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस, बट लेट मी शेयर कि वो जो 10-11 साल का जो गलतियां कर करके जो एक्सपीरियंस गैदर किया है ना, वो मैंने एक मॉड्यूल में सारा इकट्ठा किया है, ताकि आप किसी और की गलती से सीख पाओ। तो अब जब ये क्लासेस किए थे आपने, जब ये डिसाइड किया इक्विटी इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या, इक्विटी इन्वेस्टिंग तो बहुत अच्छी है, टेलीग्राम पे 8-10 टिप आ जाएगी, या कोई जो ऑलरेडी करता हुआ है यूट्यूब के आप 8-10 चैनल फॉलो कर दो, आपको बहुत सारे स्टॉक्स के नाम मिल जाएंगे। पर व्हाई एवरीबॉडी एसेंशियली, ये बहुत जरूरी क्यों हो जाता है कि हम किसी पे निर्भर ना रहे, वो कहते हैं ना आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कैसे बने? तो क्योंकि जब देखो, इंक्लूडिंग मेरा चैनल, मैं खुद आपको बहुत बार कहता हूं कि ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार खुद देख लेना। तो ये खुद का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये जस्टिफाई कौन करेगा कि खुद में देखना क्या है? तो यही हम एग्जैक्टली ये वीडियो में टारगेट करने वाले हैं। आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज मैं शेयर करता हूं, ये आपको बहुत पसंद आएगी, और डू लेट मी नो योर फीडबैक। तो खुद कर लेना में ना 4 कैटेगरी के रीडर्स होते हैं, ठीक है? 4 कैटेगरी, और चारों कैटेगरी सिर्फ अलग से करने में ना सबसे बड़ी गलती होती है। ये देखिए, ये खुद करने में क्या क्या आना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आइदर आप स्टॉक्स को क्वालिटेटिवली देख सकते हो कि भाई धंधा कैसा है, मतलब अच्छा है कि नहीं। अब अच्छा है मतलब ऐसे बड़ा पोल्यूशन कॉज नहीं करता, टॉक्सिक वेस्ट वगैरह उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, ज्यादा एग्रेसिव कंपटीशन नहीं है, मार्केट किल नहीं करता, अंडरकटिंग नहीं करता। बेसिकली इट इज अ गुड बिजनेस प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, मतलब क्वालिटी अच्छी है बिजनेस की, फिलहाल इतना समझ लीजिए। या तो फिर आप क्वांटिटेटिव कर सकते हो कि भाई ये पैसा तगड़ा बना रही है कंपनी, भले ही क्वालिटी हो ना हो, पैसे तो बन रहे हैं इसमें, प्रॉफिट और सेल्स तो आ रही है। दूसरा एक एंगल है, आप पुरानी चीजें देख सकते हो कंपनी की, पास्ट के पिछले 10 साल से ये कंपनी ने 25% का रिटर्न दिया है, इतनी इनकी सेल्स ग्रो हुई है, इतना कैश फ्लो जनरेट किया है, इसके प्रमोटर का हिस्टोरिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है। या फिर आप फ्यूचर की बातें कर सकते हो, ये कंपनी ना फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाली है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थीम में है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के थीम में है, तो मुझे इसका फ्यूचर ब्राइट लगता है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टर्स इंक्लूडिंग मी एट सम पॉइंट इन लाइफ, ये 4 क्वाड्रेंट में से कहीं ना कहीं मैं बिलोंग करता था, ठीक है? और मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट में बिलोंग किया है, कभी भी एक साथ मैंने चीजों को नहीं देखा। अगर आप सिर्फ पुरानी बातें देखोगे और सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे ना, आप यूफोरिया, सॉरी इट इज नॉट यूफोरिया, पास्ट और क्वालिटेटिव, हाँ यस, ये आप यूफोरिया को बिलोंग करते हो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल आइशर मोटर्स ने पिछले 20 सालों में इतना रिटर्न दिया है, 30% CAGR से रिटर्न दिया है। तो आप पुरानी बातें, यूफोरिया या नॉस्टैल्जिक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो, जो पुरानी बातें सोच सोच के विदाउट एनी न्यूमेरिकल बेसिस यू टेक डिसीजंस, ठीक है? अगर आप पुरानी बातें देखते हो और सिर्फ पुराने नंबर्स पे रिलाई करते हो, तो आप फॉलो करते हो हाइंडसाइड बायस, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब ये हाइंडसाइड बायस क्या होता है? मैंने सिर्फ नंबर्स देख लिए, मैंने और कोई एंगल नहीं देखा, ये पुरानी 10 साल से इतनी अच्छी कंपनी कर रही है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये कंपनी आगे भी अच्छा करेगी। दैट इज एन हाइंडसाइड बायस, ये टिपिकल एरर होती है, ठीक है? तीसरा क्वाड्रेंट आता है, मैं पुरानी बातें देखू ही नहीं, एक सेकेंड होल्ड करना, मैं पुरानी बातें देखू ही नहीं, मैंने कहीं 3 आर्टिकल में पढ़ के रखा है कि आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ने वाली है, ठीक है? KPIT ने कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे मैंने एक वीडियो बना दिया, जनक भाई का मैंने वीडियो देख लिया, और जनक भाई ने बोला कि फ्यूचर में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत आगे बढ़ने वाला है 2030 तक। ऑनेस्टली 2030 तक प्रिडिक्टेबिलिटी है क्या? हम इट इज अ टिपिकल केस ऑफ नडाल, जोकोविच एंड फेडरर। फेडरर एक नंबर 1 रहा सालों तक, नडाल थॉट कि ही विल रिटायर एंड देन आई विल टेक हिज थ्रोन, तब तक जोकोविच आ गया। तो यू नेवर नो, फ्यूचर इज अनसर्टेन। आशा करता हूं किसी नडाल फैंस को नाराज नहीं किया होगा, बट यू गेट द पॉइंट, दैट वाज द होल पॉइंट के यू नेवर नो। आप कुछ सोच के बैठे हो कि अगले 10 साल इसके होंगे, और कहाँ पे मे बी हम CNG की बातें कर रहे हैं, इथेनॉल की बातें कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए और ये सारा थीम इस साइड पे हो गया। तो दिस फ्यूचर एंड क्वालिटेटिव, बेसिकली आप होप पे जीते हो कि ये
चल जाएगा, ठीक है, ये चल जानी है गाड़ी। तो ये होप इन्वेस्टिंग भी हमें नहीं करनी। और एंड में ये वाला पीस सबसे डेंजरस है, ठीक है, फ्यूचर और क्वांटिटेटिव। क्या हमें पता है आने वाले टाइम में कोई कंपनी कितना ग्रो करने वाली है? सिर्फ एक अंदाजा है ना मैनेजमेंट से सुन के कि हम 20% टारगेट कर रहे हैं, पर ये वाला चीज किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी कितना ग्रो करेगी। एक सिर्फ अंदाजा, हमारे पास एक बॉलपार्क रेंज होती है। पर एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है ना, ये चारों क्वाड्रेंट्स को जोड़ के डिसीजन लेते हैं। नो डाउट इस पे बहुत बड़ा एनालिसिस हमारा डिपेंड करेगा, बहुत बड़ा एनालिसिस हमारा इस पे डिपेंड करेगा, पुराने डेटा पे। इनफैक्ट 70-80% उसी पे हम रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज वो सामने है चीजें, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। पर ये वाला एंगल जो लगभग हम 20% तक कवर करेंगे, बहुत क्रिटिकल होगा एक गुड इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक सुपीरियर इन्वेस्टर से, ठीक है। लास्ट सेशन इज गोइंग टू बी द शो स्टॉपर फॉर अस, ट्रस्ट मी। जहां पे एक मैंने डिफरेंशिएशन ट्राई करने की कोशिश की है कोर्स के थ्रू, कि पुरानी बातें तो सब बताते हैं कि ईवी बाय एबिटा, आरओई क्या होता है, ये क्या होता है, मेरे 4 गोल्डन रेशियोज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर। बट हम ट्राई करेंगे एक कॉन कॉल साथ में रीड करना। आपको 1-2 दिन पहले मैं वो कॉन कॉल का नाम बताऊंगा, ओके, यू गो थ्रू इट, यू रीड दैट कॉन कॉल, एंड देन वी विल डाइसेक्ट इट, कि वो पूरी समरी, वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट में से कौन कौन सी चीज हमारे काम की है। एक स्टॉक का नाम भी आपको दूंगा, मैं चाहूंगा आप उसको पूरी तरह से एनालाइज करो ऑनलाइन, ठीक है, जो मैं सिखाऊंगा वो सब टेस्ट करो आप, उस पर मैनेजमेंट के इंटरव्यूज पढ़ो, और हम साथ मिलके ये देखेंगे दोस्तों कि उसमें रिस्क कौन कौन से है। मैं आपको थीसिस भी दूंगा कि कौन सी चीज उसके फेवर में काम कर रही है वो स्टॉक के, और मैं आपको नेगेट भी करके बताऊंगा कौन सी चीज उसमें काम नहीं करती, और डिस्पाइट दैट यू वांट टू टेक द रिस्क और नो। क्योंकि रिस्क ना प्रैक्टिकली हर स्टोरी में होता है, पर वो रिस्क कितना वर्थ है, दैट इज बेस्ट कॉल, उसका जज आप बेस्ट हो, ठीक है, दैट आई कैन नॉट मेक फॉर यू, बट आई कैन इक्विप यू विथ ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड इन दैट डिसीजन मेकिंग। तो ये 4 क्वाड्रेंट सही लगे, आगे बढ़े? अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Shall we move on to the more meaty part of the discussion? I'll just wait for few responses in the chat. Yep. Thanks, Shenoy. So नहीं गए ना? बोर नहीं हो रहा ना? रंजन, अमित, अनिल, अंकित? बिल्कुल भी सर। With me? All good. Yes, All sir. good? Yes, चलो, yes. Always. चलो, let me move on. तो एक सेकेंड। सो दैट इज, ये देखो, इतना बड़ा इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन था, एक बार खुद देख लेना, ठीक है। ये पॉइंट बताने के लिए मुझे ये पूरा वो चक्र बनाना पड़ा। फाइनली बहुत बड़ी चीज, जब मैं चीजें सीखता था ना, 2010 से मार्केट्स फॉलो कर रहा हूँ मैं। स्कूल डेज से घर पे तो बैकग्राउंड था ही कि घर वाले खोल के बैठ जाते थे जी बिजनेस, और बहुत अच्छा लगता था यार कि लिटरली मैं वो काउंट करता था कि वो ग्रीन टिकर ज्यादा है या रेड टिकर ज्यादा है, और अगर ग्रीन टिकर ज्यादा है तो पापा को मैं खुशी से बोलता था। ये मतलब लिटरली ये कॉलेज और स्कूल डेज की बात है कि आज मार्केट ऊपर है, ठीक है। तो पर 2010 से एक्टिवली थोड़ा स्टार्ट किया, जब पहली जॉब लगी बहुत ज्यादा नुकसान किया। बिजनेस चैनल्स देखे, बहुत सारे जार्गन आते थे, टॉप लाइन इतना होता है, बॉटम लाइन इतना होता है, कंपनी ने गाइडेंस इतनी दे दी, टर्नओवर इतनी है, इबिटा इतना है, ये सब मेरे ऊपर से जाता था, या सब आधा अधूरा समझ में आता था। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत वर्स्ट फीलिंग थी। मुझे लगता था समझ में आ गया, और जब मैं एक्चुअली पी रेशियो इतना होता है, लो पी स्टॉक्स अच्छे होते हैं, बस एक सिंपल सा मुझे किसी जगह से पता लग गया कि लो पी स्टॉक्स अच्छे होते हैं, मतलब बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट लो पी में कर देना, एक टिपिकल मिस्टेक की थी, उसका खामियाजा भी भरा। तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू थ्रू आउट दिस जर्नी इज, ये सारे जार्गन्स बहुत सिंप्लीफाई करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और कहीं अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाता, जार्गन से समझ में नहीं आते, या मैं खुद कोई जार्गन मार देता हूं, तो प्लीज मुझे बेहिचक रोक दीजिए, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, दिस इज डिजाइंड फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स। और आपके साथ मैं ना अपनी एक पर्सनल, लिटरली आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी इन्वेस्टिंग की रिटर्न्स का जर्नी, मतलब एक ग्राफ के थ्रू अगर मैं डिपिक्ट कर पाऊं कैसा रहा। ये देखिए, ये कितनी क्लास हुई? सॉरी, कोई अनम्यूट चला गया है, रंजन इज ऑन, ओके ओके।
सो ये देखिए यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, इस पे रिटर्न डाल देते हैं। चला ही गया वो। ये आप भी प्लॉट कीजिए अपने लिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह आपकी जर्नी जा रही है। अलग अलग स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट से आप होंगे, कुछ 5 साल वाले होंगे, कुछ 5 महीने वाले भी होंगे। रिटर्न और यहाँ पे टाइम, ठीक है। एक अंदाजा लगा लेते हैं, यहाँ 2010 का ले लेते हैं और यहाँ पे 2022 ले लेते हैं, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ। तो लिटरली ये कर्व ना ऐसे एक पॉइंट पे तो मैं लॉस पे था, फिर यहाँ पे कोविड, ये 2019 की बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी ग्रोथ आई और फिर 2020 में ये ऐसे गया, एंड राइट नाउ इट इज गोइंग लाइक दिस। बट आई बिलीव रादर देन दिस ना, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वेयर आई स्टार्टेड पिकिंग डिसेंट कंपनीज। डिसेंट, मैं अभी भी नहीं बोलता था कि मैंने मास्टर की थी, पर यहाँ पे 2018-19 में यहाँ पे डिसेंट इन्वेस्टमेंट किया। पर इसके पहले ना ये देखना ना बहुत दिल को चुभता था, जब मैं बड़े बड़े मतलब -10% लॉस इन पोर्टफोलियो, -15% लॉस इन पोर्टफोलियो, ये रियलिटी थी। एंड नाउ रियली आफ्टर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इवन आई एम लर्निंग राइट नाउ, इनफैक्ट ये कोर्स डिजाइन करते वक्त भी कुछ नए नए पॉइंट्स मेरे माइंड में आए, दैट आई एम मास्टरिंग। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि पहले तो ये आपका ऐसे नीचे ना जाए, ठीक है। बियॉन्ड ये हम नेगेटिव रिटर्न नहीं करेंगे। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज के जैसे अगेन वॉरेन बुफेट जी कहते हैं कि रूल नंबर 1 नेवर मेक लॉसेस, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो एटलीस्ट ये ट्राई करेंगे कि ये ऐसे ये पॉइंट ले, आपका इन्फ्लेक्शन भी जल्दी आए और आप एक थ्रेशोल्ड के नीचे भी ना जाओ। एटलीस्ट ये कोर्स ये अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। आई कैन नॉट गारंटी कि कितना बड़ा डेल्टा होगा, ये आपकी इंडिविजुअल रिस्क और सब पे डिपेंड करेगा, बट एटलीस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करेंगे ना तो लॉस का चांसेस मतलब नेग्लिजिबल करने के ट्राई करेंगे। एट द एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, इट रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल, लॉसेस कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, बट व्हाट वी कैन ट्राई इज कि हमारा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म्स द बेंचमार्क। ओके, सो दैट वाज द होल मल्टीप्लाई योर वेल्थ एक्सपोनेंशियली वाला पॉइंट, के कभी कभी ना अच्छे स्टॉक्स में 8-8 10-10 साल का वेटिंग पीरियड होता है, मारुति या टाटा मोटर्स की गाड़ियों की तरह, उससे भी ज्यादा या बहुत एक्सपोनेंशियली बड़े बड़े लाइनें लगती है, ठीक है। द होल आइडिया इज अगर वो कंपनी में कुछ खराब नहीं है ना, आप फॉलो कर रहे हो ना, तो स्टिक विथ इट। सूनर और लेटर पी री रेटिंग, अब ये पी री रेटिंग क्या होता है, डू नॉट रियली बॉदर, बस इतना समझ लो। पी री रेटिंग का मतलब है, पी एक वैल्यूएशन मल्टीपल है जहां पे लोग एक प्रीमियम देते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने का। इससे अगर पी मल्टीपल 10 है तो 1 रुपए की अर्निंग के लिए मैं 10 का मल्टीपल दे रहा हूँ मार्केट में, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप ऐसा समझ लो। तो पी री रेट मतलब वो 10 रुपए के बदले मार्केट अब उसका 20, 30, 40, 50 देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसको पी री रेट कहते हैं, नहीं समझा तो भूल जाइए, ये हम रिविजिट करने वाले हैं। बस इतना पॉइंट यहाँ पे कि मार्केट ज्यादा कीमत देने को रेडी होता है अगर स्टॉक अच्छा है सूनर और लेटर, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी डिबेट है, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, ये सवाल मेरा आप सबसे है, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक और यू कैन से इट ऑन चैट बॉक्स। व्हाट डू यू थिंक, फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, इज इट एन आर्ट और इज इट अ साइंस? I would really love some perspectives here. Amit is saying art, Arya is saying science. Okay, दो आंसर। ओके, सो 2 लोगों ने बोला है अभी तक। ओके, मिक्स ऑफ बोथ, नॉट एनी एक्सट्रीम। ओके, अंकित इज प्योर एमबीए, पता लग गया इधर से, इट डिपेंड्स। अंकित इज इट डिपेंड्स वाला बंदा, ठीक है। मनोज जी सिंह साइंस। ओके, एनी अदर थॉट्स? यार सो मत जाओ यार, इतना मतलब पहला लेक्चर इतना बोरिंग मत बना दो यार मेरा। जस्ट किडिंग। ओके, मेरा पर्सपेक्टिव, अभिषेक इज सेइंग आर्ट। ओके, so I will again stick to Ankit ka answer, it is mix of both, but the concentration, to be honest, it is 80-20, ठीक है। 80% in favor of art, I'll tell you why, ठीक है। नंबर्स को ना आप कैसे भी स्टोरी प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आईसीआईसीआई बैंक, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए 4% के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है।
और आईसीआईसीआई का एनपीए 5% आ रहा है और मैनेजमेंट ने ये आईसीआईसीआई का एनपीए 5% है, ठीक है। एनपीए मतलब खराब लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक्स लोन देते हैं और पैसा वापस नहीं आता, ये परसेंटेज को एनपीए कहते हैं। तो आईसीआईसीआई का 5% है, तो क्वांटिटेटिवली तो ये बात हमें पता लग गई कि आईसीआईसीआई इज परफॉर्मिंग वर्स्ट देन इंडस्ट्री। तो ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, तो इट शुड बी साइंस, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि पिछले क्वार्टर में वो 6% से 5% पे आई हो या 60% से 5% पे आई हो, और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 5% में वी आर कॉन्फिडेंट in recovering say 80-70% of the loans and this will be less than 2% in coming quarter. Okay, so how do you read the signals? No, that is far more important. Same case होता है डॉक्टर्स और पैथोलॉजी का। हेमोग्लोबिन लेवल आपका 12 आ गया, ठीक है, बट व्हाट जेंडर डू यू बिलोंग टू, डू यू हैव एनी इनहेरेंट सम हेरिडिटरी डिजीजेस, टिपिकली आपका हेमोग्लोबिन नीचे ही रहता है, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट करना ना, इट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। नंबर्स आर जस्ट अ गाइडिंग रेंज, पर इसे इंटरप्रेट करना इज रियली वन ऑफ द स्किल्स व्हिच वन शुड एक्वायर, और यही एक एवरेज इन्वेस्टर को वेरी गुड इन्वेस्टर से डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। एक सवाल आया, आर्या जी इज ओके, सो आर्या जी इज विथ मी, थैंक यू आर्या जी। आर्या जी का पैथोलॉजी का बैकग्राउंड है आई थिंक, सो ही रिलेटेड विद द एग्जांपल, थैंक यू आर्या जी। सो मूविंग ऑन अगेन, जैसे मैंने ये वाला पार्ट तो आंसर कर दिया, हिस्ट्री वर्सेस फ्यूचर, इट इज मिक्स ऑफ बोथ। अगेन 70-30 कर लो, 70% we will rely on historic figures, but 30% we will try to anticipate कि फ्यूचर में कितना परसेंटेज ग्रोथ आ सकता है, एंटिसिपेट, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर, नथिंग पर्टिकुलर, बस आप पूरा फोकस के साथ बैठिए, नोट्स जो है वो लेते रहिए, प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स। वो जो क्वाड्रेंट मैंने बताया, ये रिकॉर्डिंग्स तो रहेगी, अगर कुछ मिस हो गया तो प्लीज गो एंड रिविजिट दैट, आस्क क्वेश्चंस, एंड फाइनली आई होप सबके पास डीमैट अकाउंट है इधर, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर डीमैट अकाउंट नहीं है या खुलवाना है किसी फैमिली मेंबर का, प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल का अबाउट पेज, चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे आप सबको लिंक भी भेज दूंगा डीमैट अकाउंट खुलवाने की मेरे थ्रू, तो दैट विल आल्सो एट नो एडिशनल कॉस्ट टू यू, टू बी ऑनेस्ट, आपको कुछ आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, बट दैट विल हेल्प मी अर्न सम अफिलिएट इनकम which I can again use it in research and designing such beautiful courses. So that will be one gesture which will be really appreciated अगर आप डीमैट अकाउंट मेरे थ्रू खुलवाते हैं, अगर जरूरत है तो, ऐसा फोर्सफुल नहीं है, बट प्लीज दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। एंड फाइनली व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि हर सेशन के एंड में एक छोटा सा होमवर्क दूंगा आपको, वो एंगेजमेंट पॉइंटर होगा आपके लिए, तो प्लीज ट्राई टू डू इट पूरी श्रद्धा भक्ति से, ठीक है, तो और ज्यादा मजा आएगा करने में। दैट होमवर्क इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। लेट मी शो यू द रोड मैप, आगे हम 10 दिन क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी होप थोड़ा सा जोश और थोड़ा अब बॉडी गर्म हो गया है, तो आज का तो बेस कैंप है, आज हम ऑलरेडी कितना 15-20 मिनट का कर चुके हैं कवर, थोड़ा और आगे कवर करेंगे, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, टॉप डाउन अप्रोच, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स है। कल हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ठीक है, पहले गियर में गाड़ी को डालेंगे, जहां पे हम टर्म्स देखेंगे, थोड़ा बहुत एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको कल मैं एक पहले पैरामीटर या मैट्रिक से क्या कहते हैं परिचित कराऊंगा, जो स्टैंड अलोन भी यूज किया जा सकता है और बहुत अच्छा वेरिएबल है। उसके बाद बैलेंस शीट पढ़ेंगे डिटेल में। चौथे दिन, फोर्थ डे यानी कि थर्सडे को, हम पावर ऑफ इंटरनेट देखेंगे, जहां पे फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए मैं कौन कौन से टूल्स यूज करता हूं, कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स अच्छी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फ्री होंगे, ठीक है, पर पेड रिसोर्सेज भी होंगे कुछ, वो आप पे डिपेंड करता है हाउ कंफर्टेबल आर यू, पर आपको वो एक एडवांटेज देगा आपके टाइम सेविंग में। उसके फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे अवेलेबल है, वो पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और कुछ नहीं। पांचवें दिन हम देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट, जो अगेन बहुत जरूरी होती है कि मुद्दे की बात, भैया पैसा कितना बन रहा है, प्रॉफिट कितना है, धंधो केटलोच। छठे दिन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सेशंस व्हिच यू शुड नॉट मिस एट ऑल, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे होगा, खास करके फ्री कैश फ्लो पे, एक ऐसा एरिया जो बहुत बहुत इजीली नजरअंदाज किया जाता है। अगर अभी पल्ले नहीं पड़ रहा तो कोई नहीं, चिल मारो, ठीक है, बट छठा दिन इतना याद रखना है कि नेक्स्ट मंडे होगा, वो बिल्कुल मिस नहीं करना। सातवां दिन वी विल सी लॉट ऑफ रेशियोज, मेरे गोल्डन रेशियोज भी बताऊंगा कि सबसे पहले मेरी नजर
किसी भी स्टॉक में कौन से रेशियो पे पड़ती है, इररिस्पेक्टिव कौन सी कंपनी हो, किस सेक्टर में हो। 8वां और 9वां दिन थोड़ा सा क्वालिटेटिव होगा, जहां हम मैनेजमेंट एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, टेलीकॉम सेक्टर की केस स्टडी करेंगे। और मैं शायद आपको 8वें दिन ही एक होमवर्क दे दूं, जहां पे मैं आपको एक पोटेंशियल स्मॉल कैप कंपनी दूंगा जो मुझे लगता है कि काफी मल्टीबैगर पोटेंशियल रखती है। आई विल रियली रियली लव, रियली होप कि वो आप डिटेल में पढ़ो। आपको मैं 8वां 9वां 2 दिन दूंगा वो स्टडी करने के लिए, या 7वां दिन भी दे सकता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल फर्स्ट रादर बिफोर देन रिवीलिंग द नेम। नाम रिवील करना तो बहुत आसान है अभी। और 10वें दिन, वो 10वां दिन पूरा कॉन कॉल डिस्कशंस और फ्यूचर वैल्यूएशंस भी देखेंगे। ठीक है, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट एक पैरामीटर पे मैं आपको बुल केस, बेयर केस और रियलिस्टिक केस, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली एकदम बेस्ट केस सिनेरियो में कंपनी कितना जा सकती है, एक स्लाइटली कंजर्वेटिव सिनेरियो, एक खराब केस में कंपनी का प्राइस कितना हो सकता है 5 साल में, और एक एवरेज केस, रियलिस्टिक केस कितना हो सकता है। तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक सैंपल वैल्यूएशंस करेंगे, वैल्यूएशंस पूरा अलग बॉल गेम है, बट मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि एक वैल्यूएशन एटलीस्ट मैं आपके साथ कवर करूं, ताकि वो अलग लेवल का, जनक भाई का कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना यार। तो रियली मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, रियल डिफरेंशिएशन ये 10वां सेक्शन होगा, और बीच बीच में मेरे समझाने का तरीका होगा कि जार्गन्स कैसे ब्रेक करता हूँ। सो दैट इज द होल रोड मैप फॉर डेज टू कम। नाउ मूविंग ऑन, I will rush through this slide, but this is prima facie for people who have not even started the investments and who are evaluating stock markets. ये उनके लिए डिजाइंड है कि स्टॉक मार्केट में भैया इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रीजंस आपको पता होगी। सबसे पहले, किसी भी पैसे, मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसे ग्रो करने के लिए ना अलग अलग एसेट क्लास होते हैं। गोल्ड, रियल एस्टेट, लैंड, क्रिप्टो करेंसीज, ये कैसे बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स, एफडीज। कोई और मिस कर रहा हूं क्या मैं? कोई और मिस कर रहा हूं क्या? लेट मी सी, कोई कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई और एसेट क्लास में मिस कर गया? एफडी, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस एसेट क्लास है क्या? पॉलिसी, मुझे पता था कोई ना कोई इंश्योरेंस बोलेगा। म्यूचुअल फंड्स, यस। सो आर्या जी, वाइल इंश्योरेंस को बेचा जाता है एज एसेट क्लास, इसको कभी भी एज एसेट क्लास नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस का सोल एकमात्र पर्पस है, वो है प्रोटेक्शन, ताकि आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। वो जो हमें दिखाया जाता है ना कि ये एंडाउमेंट पॉलिसी है, ये 8-9% फिक्स देगा, ये 1 लाख के आपके इतने सालों में 2 लाख हो जाने हैं, दीज आर ऑल लॉलीपॉप्स टू गिवन। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। दिस इज माई रूल ऑफ द थंब, आई मे बी रॉन्ग, बट आई ट्रूली बिलीव कि अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो एक मेडिक्लेम ले लो, पर उसमें आप रिटर्न के पीछे मत भागो। ठीक है, वो हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बना लेंगे। अगर वो आप थॉट एग्री करते हो तो प्लीज लेट मी नो, आई एम ओपन टू अदर ओपिनियंस ऑल्सो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, फाइनली एक बेसिक इंफ्रा होना बहुत जरूरी है, डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे एक फटाफट एक रिकैप मार लेते हैं ताकि एकदम ही कोई बिगनर हो तो उसको पता लग जाए। जैसे बैंक अकाउंट होते हैं, उसमें पैसे होते हैं ना, ठीक है, शेयर्स को आप बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, बट कहीं तो सिक्योर्ड रखने होते हैं किसी के पास, तो उसको हम डीमैट अकाउंट में सेफ रखते हैं। ठीक है, ये अकाउंट्स डिपॉजिटरीज संभालती है। डिपॉजिटरीज बेसिकली ये इंश्योर करती है कि आपके शेयर कहीं खो ना जाए या कहीं चोरी ना हो जाए। टिपिकली 2 डिपॉजिटरीज है इंडिया में, सीडीएसएल और एनएसडीएल। उसका फ्रंट एंड, उसके साथ कनेक्शन होता है ब्रोकर्स का, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, व्हाटएवर। ठीक है, बट द होल पर्पस इज कि आपको एक जस्ट फटाफट बता देता हूं। ठीक है, एक फ्रंट एंड में ये ब्रोकर होता है, जो ये आप हो, ये कहाँ गए, चलो ये इम्प्रॉम्प्टू बना रहा हूं मैं। इनको ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि चलो ये अपस्टॉक्स ही ले लो। ठीक है, फॉरगिव माय राइटिंग। और ये बैक एंड में ये कनेक्टेड होता है डीमैट अकाउंट से, जो आइदर एनएसडीएल या सीडीएसएल से लिंक्ड होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पे ना कोई ब्रोकर आपके शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना बेच दे। दैट इज द होल पर्पस, ये 2 एंटिटीज को अलग रखने का है, बस यही मेन पर्पस है। बाकी पूरा सिस्टम बैंकिंग की तरह काम करता है। आई डाउट कि इसमें कोई सवाल होगा, अगर है तो प्लीज आस्क, बट ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टॉक मार्केट्स का। ठीक है,
Any queries till now? Am I going too fast? मेरे को slow करूँ मैं? Anybody? Let me just quickly see participants. Abhishek, Amit, Anil, shall I slow down? Manoj, Ranjan, Ishan, Rupesh, Vivek. All okay? Chalo. Ishan is saying all okay. Abhishek is saying no. Good speed. Amit no. Chalo. Fantastic. Thank you, Arya. You are fantastic. Audience आज की ना बहुत supportive है. So that is the basic infra का point. पर ये चीज, ये वाला पॉइंट ना, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली डायरेक्टली लिंक्ड है महंगाई या इन्फ्लेशन से. जैसे कि आज अगर कोई कीमत में 100 रुपए में अगर आपको एक पिक्चर की टिकट आ रही है ना, बहुत हाई चांसेस है 200 रुपए, अब तो 100 रुपए खेल बहुत कंजर्वेटिव मैंने बोल दिया, 200 रुपए में अगर आपको सैटरडे 9 बजे का शो मुंबई के प्राइम एरिया में मिल रहा है, बहुत हाई चांसेस है 2025 में वही शो प्राइम टाइम 9 बजे संडे इवनिंग को आपको 250 रुपए में मिले. तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? ठीक है, 200 रुपये होना चाहिए ना आइडियली. नहीं, पैसा भी किसी भी गाड़ी, किसी भी एसेट की तरह उसकी वैल्यू कम होती है टाइम के साथ. तो आज अगर आपने 100 रुपये लिए और तिजोरी में बंद कर दिए ना, वो पैसे को आप लिटरली किल कर रहे हो. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू. 2010 में जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी ना, ये सपोज आपको 10 किलो मिल रहे थे, ठीक है, उसी 100 रुपए में आज ये 8 किलो मिलेंगे. और ये होता है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. ये इसको हम हिंदी में महंगाई कहते हैं. ठीक है, इसने बहुत सारी इकोनॉमीज को बर्बाद किया है, जिम्बाब्वे जैसी, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए. और ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये सब हम इकोनॉमी एनालिसिस में 8वें या 9वें दिन कवर करेंगे. पर इतना समझ लीजिए, अगर बहुत कोई इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है ना, तो महंगाई भी उसके साथ बढ़ेगी. तो आरबीआई जो होती है, जो हमारी बैंकर टू द बैंक्स, बहुत बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है मॉनेटरी पॉलिसी की इंडिया में, जो इंडिया में बेसिकली पैसे की सप्लाई, करेंसी, ये सबको कंट्रोल करती है. ये कॉन्स्टेंटली संतुलन बनाए रखती है इन्फ्लेशन, महंगाई और ग्रोथ, ये दोनों में. अगर एक भी ऊपर नीचे होता है ना, तो उसको ट्विक करना पड़ता है. और अगर दोनों ऊपर, ग्रोथ नीचे और इन्फ्लेशन ऊपर हुआ ना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो होता है. वो भी कुछ कुछ केसेस में होता है, बट वो रेयर है. जनरली ये दोनों इनवर्सली काम करते हैं. एक को आप बढ़ाने जाओ तो दूसरा अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल जाता है. ठीक है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन होता है, वो पर हम इकोनॉमिक्स में नहीं घुसेंगे. द होल आइडिया इज कि हमें महंगाई को कंट्रोल करना है. महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा पैसा महंगाई की दर से ज्यादा फास्ट ग्रो हो. तो महंगाई की दर से फॉर एग्जांपल अभी 5 से 7% की रेंज में घूम रही है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम 10% का रिटर्न अपने ओवरऑल फिक्स्ड बिक्स एफडी सब मिला के 10% बीट करें. तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में हम शायद 12% करें, एफडी में हम 7% से खुश हो. फॉर एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मनी मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स है. तो ये बहुत बड़ी रीजन है कि इसके कारण हमें ऐसे एग्रेसिव, रिस्की तो नहीं कहूंगा, पर थोड़े से वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट, इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है. क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को मारना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, वरना आपका पैसा डिग्रो करेगा. So that was the whole inflation point about inflation. अमूल गोल्ड, ये जस्ट एक एग्जांपल है टू ड्राइव द पॉइंट होम. 2010 में अमूल गोल्ड की 1 लीटर की कीमत 34 रुपए थी, वही आज 70 रुपए हुई. तो ये तो डबल हो गया ना, ये तो 100% हो गया. क्या ऐसे चीजों को इवेल्युएट करना चाहिए? 34 रुपए से ये 70 रुपए हो गया, ये डबल हो गया, 100% ग्रोथ. क्या ये तरीका सही होगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी चीजों को इवेल्युएट करने का, या कोई और कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा? मनोज जी, विवेक जी, क्या बोलते हो? Not the right way to evaluate. So Vivek has answered not the right way to evaluate. Vivek, exactly, ये हमें नहीं पता ये 10 साल में डबल हुआ है, 20 साल में डबल हुआ है, आज बोला मतलब 2021 में हुआ है. तो ये 100% तो सिर्फ एक पार्शियल स्टोरी बताता है हमें, ये सिर्फ पार्शियल स्टोरी बताता है. पर ये भी तो देखना जरूरी है ना कि हर साल एक एवरेज परसेंटेज ग्रोथ कितनी थी, ये भी तो इवैल्यूएट करना जरूरी है. तो उसके लिए
देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR। ये सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये मोर और लेस हम हर मेट्रिक पे यूज करेंगे, इसके बिना गाड़ी नहीं चलती, जिसको हम CAGR कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, फॉर्मूला अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आगे ऑटोमेटिक सारे रेशियोज वगैरह में अवेलेबल होगी, पर अगर एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम करना भी पड़े ना, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिए। फाइनल वैल्यू उसको हम इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इसको रेस टू 1 बाई द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू आर यूजिंग, और 1 से माइनस करेंगे। ये रटने की जरूरत नहीं है, कैसे यूज करना है हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, चलो एक एक्सेल खोल देता हूं मैं आपके लिए। ये लिटरली बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा, खुली हुई थी, ओके, वेरी नाइस, मैं बना ही रहा था एग्जांपल। ये देखिए, वेरी नाइस, ये मोर और लेस ये हर जगह काम आता ही आता है। तो ये देखिए, किसी एक कमोडिटी की कीमत, अगर मान लीजिए, चलो दूध ही मान लेते हैं, दूध या अंडे व्हाटएवर इट इज, एक आइटम की कीमत अगर 2010 में 100 रुपए थी, 2020 में 300 रुपए हुई, तो ये एब्सोल्यूट तो बहुत बड़ा ग्रोथ है, 200% का ग्रोथ है। ठीक है, पर हमें सालाना कितनी ये ग्रो की है वो भी तो अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम CAGR से करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं और मैं चार्जर कनेक्ट कर देता हूं, वरना ये सेशन बंद हो जाएगा। उदास क्यों लग रही है? मैं उदास नहीं हूँ। एक सेकंड, ये कैमरा खराब हो गया है। सुन बाबू, इसमें जरा गर्म पानी ला के देना। ओके, मैं अपना डिप तो इसमें डाल दूंगा, खाली गर्म पानी। हाय विवेक भाई, आई थिंक यू आर ऑन। या प्लीज थोड़ा म्यूट कर दो ना सर। सो ये CAGR का फॉर्मूला बेसिकली हमें ये 10 साल में, हर साल 10 साल के पीरियड में ये किस तरह से ग्रो किया है वो निकालना है। तो उसमें कुछ नहीं करना, इसमें से सिंपल से आपको ये 2020 की वैल्यू डालनी है जो 300 रुपए है, उसको डिवाइड करना है इनिशियल वैल्यू से जो 10 साल पहले थी, उसको रेस टू किधर गया यार, हाँ, रेस टू 1/10 करना है। 10 यहाँ पे 10 साल का टाइम फ्रेम लिया है हमने, और उसको -1 से सब्ट्रैक्ट करना है, बस। ये देखिए, ये परसेंटेज टर्म्स में ये लगभग लगभग ये 12% से हुआ। इसको टेस्ट करें क्या, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, 100 रुपए पे बेसिकली आप हर साल इज इक्वल टू 100 रुपए इंटू 1.12 बार, इज इक्वल टू 100 रुपए इंटू 1.12, बस ये 12% लगा दीजिए। ये देखिए, लगभग 300 310, ये परफेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूं, 300, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला 300 डिवाइड बाय 100 रेस टू द नंबर ऑफ ईयर्स, 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स -1। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर आप इतना इसको यूज करोगे, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये नोट करना है तो कर लो, फाइनल अपॉन इनिशियल रेस टू 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स -1 एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। ये आपको सालाना ग्रोथ रेट या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बताता है। ये म्यूचुअल फंड्स हर जगह काम आती है, किसी भी कैटेगरी का आप म्यूचुअल फंड ले लो, से मेरा ELSS की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 14% है, तो इसका ये मतलब है इसकी एनुअलाइज्ड ग्रोथ, हर साल इसकी ग्रोथ 14% की ऑन एवरेज रही है। ये अगर वो 5 साल का बताए 5 ईयर एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5 साल में ये 14% का ही रिटर्न दिया है, हर साल एवरेज इसने 14% का रिटर्न दिया है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो एकदम ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आई विल वेट हियर, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।
I'm seeing the chat box only for that. So okay, any queries till now? Abhishek, Amit, Anil, Ankit, Arya, Ishan, Manoj, Ranjan, Rupesh, No and queries, Vivek. sir. Perfect. Yes. Shall we move on? Chalo, thank you for confirming. So let me see अब क्या क्या कितना बचा है. ओके, कितना टाइम है और तो स्पीड एक बार देख लेते हैं ना. कीप 243. ओके, 2043 ठीक है. अब हमने इतने सारे एसेट क्लास की तो बात कर ली, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो एसेट क्लास को प्रॉपरली एलोकेट करना अभी, कि हर एक व्यक्ति का कितना परसेंट मैं इक्विटी को दूं, ठीक है. इसको हम पोर्टफोलियो एलोकेशन कहते हैं, कि मेरा फिक्स्ड इनकम एफडीज में कितना होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए, इक्विटी में कितना होना चाहिए. इनफैक्ट यहाँ तक कि अब तो क्रिप्टो भी एक बहुत बड़ा एसेट क्लास हो गया है. एक क्रिप्टो करेंसी में लेना है तो मुझे कितना लेना चाहिए. हालांकि यहाँ पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि अगर मेरी एज एज आई मूव टूवर्ड्स द हायर एजेस, 30s के बाद 40s 50s, आफ्टर 60 पोस्ट रिटायरमेंट, मेरा रिस्क एपेटाइट कम होता है. और ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि 60 साल में मैं शिबा इनू में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 60 साल में मैं डॉज कॉइन में नहीं डाल सकता अपनी सारी जीवन की पूंजी. तो मेरा रिस्क एपेटाइट कम होता है. 60 साल में मैं ऑप्शंस, नेकेड ऑप्शंस नहीं खरीद या बेच सकता, ठीक है. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इक्विटी का एक्सपोजर कम होता है. कोई ऐसा रूल ऑफ द थंब नहीं है, हर एक इंडिविजुअल अपनी मन मर्जी से इसे अडॉप्ट कर सकता है. बस ये एक बेसिक प्रिंसिपल आइडिया माइंड में रखना बहुत जरूरी है. पर जस्ट एक रूल, एक अगर जबरदस्ती फोर्स फिट मॉडल देना ही पड़े, फोर्स फिट कह रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, तो जस्ट एक माइंड में थॉट लगा लो एक अंदाजे के लिए कि 100 में से अपनी एज को माइनस कर दो, उतना परसेंटेज आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए. सो आई एम 33, so लगभग 65-70% ideally should be my equity allocation. Okay, if somebody is 50 तो he can have 50-50 का equity allocation, 50 का debt allocation. 50 में भी जो ये 50 रुपए जो इक्विटी में भी वो डालेगा ना, इसमें भी वो अलग अलग होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही होती है, पर ऐसा रूल ऑफ द थंब नहीं है. लार्ज कैप्स आर लेस रिस्की और लेस वोलेटाइल. मिड कैप्स इन जनरली, अब ये सवाल आएगा कि लार्ज कैप मिड कैप होते क्या है. बेसिकली लार्ज कैप मतलब एक बड़ी कंपनी आप समझ लो. फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन करके बहुत सारे पैरामीटर्स हम आगे देखेंगे. लार्ज कैप एक सिंपल टर्म्स में एक बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस. मिड कैप जैसे कि एक मध्यम, एक मिड टीयर कंपनी, समथिंग लाइक से कौन सी कंपनी का एग्जांपल तो एयरटेल तो मिड कैप नहीं होगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लो, ठीक है. एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बड़े हैं, पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन दोनों के मुकाबले छोटा है, पर उतना भी छोटा नहीं है, तो वो एक मिड कैप हो गया. और एंड में एक स्मॉल कैप कंपनीज आती है, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, हाई रिस्क होता है क्योंकि उनमें इतना ज्यादा क्या कहते हैं, बड़ा कैपिटलाइजेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़े, हालांकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी होते हैं. सो हाँ, उतनी बड़ी सेल्स और उतनी ज्यादा वैल्यू फ्लोट नहीं घूमता मार्केट में, उतनी ज्यादा कैपिटल नहीं घूमती मार्केट में, तो वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं. कभी कभी इंफॉर्मेशन असिमेट्री भी होती है. अब इंफॉर्मेशन असिमेट्री से मतलब क्या है मेरा, जो कंपनी के अराउंड क्लोज लोग होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, दे हैव मोर इंफॉर्मेशन, मोर विजिबिलिटी, सो दे आर एबल टू टेक बेटर कॉल्स, ठीक है. तो जितनी बड़ी कंपनी होती है ना, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सिमेट्री अपने आप आ जाती है, क्योंकि एवरीबडी इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारे ये लोग बड़े बड़े मोतीलाल ओसवाल वगैरह, कोटक सिक्योरिटीज वगैरह, ये इन्वेस्टर मीट करते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हर जगह फैल जाती है. बट छोटे कंपनीज में एक गैप बहुत होता है. एक और रिस्क होता है, बड़ी कंपनीज आप देखोगे ना, आईटीसी जैसी, आईटीसी कभी भी एकदम अपर सर्किट नहीं मारेगी. अब ये सर्किट क्या होता है, सेबी ने वोलेटिलिटी में, मतलब किसी को भी मार्केट में ज्यादा बड़ा झटका ना लगे, इसलिए अपसाइड और लोअर साइड एक बैंड डाल के रखा होता है कि कोई भी शेयर, ये फॉर एग्जांपल 20% के ऊपर नहीं जाएगा और लोअर साइड 20% के नीचे नहीं जाएगा, वरना इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, या तो ये लिटरली वाइप ऑफ कर सकता है वेल्थ. तो जो स्मॉल कैप होते हैं उसमें कम वॉल्यूम्स होते हैं, मतलब कम शेयर हाथ बदलते हैं, और वो कम वॉल्यूम पे प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, तो इसी के चलते रिस्क भी अपने आप बढ़ जाता है. क्योंकि आप देखोगे तो एक कभी वो 3% ऊपर, कभी 3% नीचे, पर आप जनरली देखोगे ना, रिलायंस में ये फिनोमिनन आपको बहुत ही रेयर देखने मिलेगा.
क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो ये एक फिनोमिनन अपने आप स्मॉल कैप को थोड़ा सा रिस्की बना देता है। मूविंग ऑन, ये तो इक्विटी एलोकेशन की बात हो गई। तो एज माइनस 100 माइनस द एज शुड बी योर इक्विटी एलोकेशन एंड बेसिस योर फर्दर कंफर्ट कि आप कितना रिस्की खेलना चाहते हो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप उतना ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। पर यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर मैं लार्ज कैप में रखूं तो भाई मुझे तो सेफ खेलना है। पर आई विल टेल यू, more often than not, this is not universal truth, but more often than not you will find 3x 5x opportunities जो एक बड़ा मार्केट आगे कैप्चर कर सकती है, either in mid cap and most likely in small cap। तो अगर आपको ऐसी कोई स्मॉल कंपनी मिले जिसमें इजीली आप कंपटीशन घुस नहीं सकता, एंट्री बैरियर्स मतलब नए बिजनेसेस को एंटर करने में प्रॉब्लम होती है, तो मोर ऑफन देन नॉट दैट कंपनी कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर बिजनेस एंड अल्टीमेटली मार्केट में उनका क्वांटिटी या कैपिटल कितने शेयर्स और कितनी वैल्यू के शेयर्स घूम रहे हैं मार्केट में, एंड दे टर्न मल्टी बैगर्स जनरली। पर ऐसा कहीं रूल ऑफ द थंब नहीं है। देयर आर कंपनीज इन लार्ज कैप आल्सो who literally give around 15-20% CAGR returns every year, and they literally generate good and in fact very good returns for investors। but अगर रिस्क खेलना है और बहुत अच्छी वेल्थ बननी है तो ज्यादा रिस्क आपको स्मॉल कैप में लेना पड़ेगा। बट अगेन it is solely and solely basis your risk appetite। there are people who just stick to large cap and mid caps, and there are investors like Porinju who are literally masters of small cap investing। ठीक है। so now again two jargons rather, diversification and hedging दोनों अलग कैसे है। ठीक है, अब आप बहुत सारे टर्म्स पोर्टफोलियो एलोकेशन में सुनोगे कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दो तरह की होती है। एक तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप मतलब एकदम बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी में अपने रिस्क के हिसाब से आप एक परसेंटेज एलोकेशन डाल सकते हो। इसके साथ साथ अब ये भी, चलिए लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विथ द स्लाइड ओनली। ठीक है, एक तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हो गई। ठीक है, ये एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। पर ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सब बैंकिंग के ही उठा लिए। यहाँ मैंने HDFC उठा लिया, यहाँ मैंने IDFC उठा लिया, और यहाँ पे जस्ट अ रैंडम एग्जांपल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, धनलक्ष्मी उठा लिया। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे केमिकल्स में से कोई, या फार्मा से उठा लिया, चलो फार्मा से कोई स्टॉक उठा लिया। यहाँ पे मैं डीवीज उठा रहा हूँ, यहाँ पे कौन से ले लेते हैं यार, यहाँ पे एक मॉर्फिन करके ले लेते हैं, मॉर्फिन। और यहाँ पे कोई याद आ रहा है क्या कोई मिड कैप नाम फार्मा में? लॉरस लैब, ये कैसे भूल सकते हैं, ये उठा लिया मैंने। तो ये टिपिकली इट इज अ बैड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप एक ही सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड घुस रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा फार्मा, यू आर नॉट अ फंड मैनेजर ऑफ फार्मा। ओके, आइडियली इन सच केसेस क्या करना चाहिए पोर्टफोलियो एलोकेशन में? ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब लिमिटेड एक्सपीरियंस, आई मे नॉट बी कंप्लीटली राइट, बट डेफिनेटली इट हैज वर्क फॉर मी। यू आइडेंटिफाई 5 to 7 हॉट सेक्टर्स। Again, this is not a recommendation, but something like banking, something like chemicals, IT, ये कैसे भूल सकते हैं हम, pharma, maybe something like IT हो गया, pharma हो गया, auto, cement, और इसमें से safer, हाँ FMCG, ओके चलो FMCG। इसमें से what you do is यू डिसाइड कि फार्मा में मुझे फॉर एग्जांपल डीवीज अच्छी लगती है, और समथिंग लाइक से आई डोंट नो एक ग्लेनमार्क GLS, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अच्छी लगती है। ठीक है, एक लार्ज कैप हो गई, एक स्मॉल कैप हो गई। ठीक है, सो यू पिक द कंपनीज विच यू थिंक आर द बेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ओके, IT में मुझे एक अच्छी लगती है, से फॉर एग्जांपल KPIT और टाटा एलेक्सी फॉर एग्जांपल, जस्ट सो you try and pick just 1 or 2 companies from each sector and the best of the companies. At the end, what you do is you make a graph for yourself. Okay, large cap, mid cap or small cap,
इसमें कितना परसेंटेज है। आइडियली ऑल द थ्री, मतलब एक ही सेक्टर से आप सारा मत उठाओ, ठीक है। मैं जनरली 3-4 कंपनीज के फेवर में नहीं हूं कि मैंने आईटी से HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो सब उठा लिया, तो वो जनरेट योर पोर्टफोलियो विल परफॉर्म सब ऑप्टिमली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एलोकेट। एक रेकी ले लो कि लार्ज कैप 50% है, मिड कैप 30% है और ये 20% है। इसके बाद एक दूसरा नजरिया होता है इस तरह से इवैल्यूएट करने का कि बैंकिंग से कितना है, FMCG से कितना है, IT से कितना है और सिर्फ फार्मा से कितना है। दीज आर जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दैट आई एम डूइंग, एंड देन यू मेक द कोरिलेशन ऑफ द टू एंड यू सी कि किसी भी एक साइड ना 10% से ज्यादा स्क्यूड ना हो किसी भी एक स्टोरी में। सो आइडियली one company should not go beyond 15%, worst case 15%. Each company should not be more than 10%, but at the same time you have to ensure कि you take a sizable position also. अब ये sizable position, now I am confusing you कि 10% मैं हायर साइड पे नहीं बोल रहा हूँ, तो 1-1% वाली पोजीशंस मत लो। These are just tracking positions according to me, जो मैं रखता हूँ, but ideally you should have at least 5 to 15% की रेंज में पोजीशन in any stock. Moving on, तो अगर okay, just hold on. So ये लॉजिक लगा के at I'll tell you, एक सेकंड, let me just portfolio of, we were talking about diversification and hedging. So ideally, going by this scenario, at any given point in time, I'll tell you, ideally मेरे पोर्टफोलियो में I never prefer to have more than 20 companies. ठीक है, at one point I had 2%, 3% allocations in 20 such companies. उन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता था, ठीक है। वी आर नॉट फुल टाइम, लाइक वी कैन नॉट प्रैक्टिकली रीड सो मेनी कॉन कॉल्स। अगेन नॉट द रूल ऑफ द थंब, बट एक कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पे खत्म होती है। और इनफैक्ट मैंने अपने लिए ये चीज रियलाइज की है कि दिस नंबर स्लोली ना मेरा ये 10% की तरफ जा रहा है। सो वेयर बाई सॉरी 10% नहीं, 10 की तरफ जा रहा है। 10 स्टॉक में एक साइजेबल 70-80% पोजीशन है, या इनफैक्ट यूं कहूं 90% है। और 10 स्टोरीज ऐसी है जहां पे मतलब सिर्फ मैंने ट्रैकिंग पोजीशंस रखी है बिकॉज आई वांट टू स्टडी अबाउट देम। तो दिस इज समथिंग ऑफ रियल एसेंस कि हम जब पोर्टफोलियो इक्विटी एलोकेट करते हैं तो ये सारे प्रिंसिपल्स, फर्स्ट सेक्टोरियल, सेक्टर वाइज आउटलुक के एक सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर ना लेना, 2 या 3 स्टोरीज एट बेस्ट। अगर बहुत आईटी पसंद है, मुझे आईटी का मैं फैन हूं, तो 3 स्टोरीज में मैं अटैच रहूंगा अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एंड थर्ड इज नंबर ऑफ शेयर्स। सो दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इतनी थोड़ी सी एक डिसिप्लिन वन टाइम एक्टिविटी है, अपने उसमें जाइए, आज डीमैट अकाउंट में पूरी होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए, एक पाइवट मारिए कि फार्मा को कितनी बिलोंग करती है, आईटी को कितनी बिलोंग करती है, लार्ज कैप को कितनी करती है, एक बार चार्ट बनाइए और परसेंटेजेस देखिए, आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेंगी कि आपका पोर्टफोलियो कहां पे स्क्यूड है। और इसको घड़ी घड़ी सी अनदर फिनोमिनन आई टेल यू, समथिंग कॉल्ड एज रीबैलेंसिंग। होता क्या है, बहुत बार ना, से फॉर एग्जांपल इट हैपेंड विथ मी, वन ऑफ द स्टॉक्स मैं ज्यादा खरीदता नहीं था, बट वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा था कि इट वेंट अप टू 20% ऑफ माय पोर्टफोलियो। इट वाज अ गुड स्टोरी, बट मुझे ये बहुत बड़ा रिस्क लगता था कि कल उठ के अगर इसमें कुछ भी वोलेटिलिटी आ गई, मेरी पूरी नेटवर्थ को हिलाता है। तो आई मतलब वेरी कॉन्शियसली, बहुत ही मन से मैं इसको अंडरकट करके वापस 15% पे लाता हूं। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू एवरी 3 months। वाई 3 months? क्योंकि हर 3 महीने में कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, यू लुक एट योर पोर्टफोलियोज एंड यू रीबैलेंस योर रिस्क। सो दिस इज समथिंग ऑफ रियल एसेंस कि एक बार अपने पोर्टफोलियो का ऐसे होल्ड लेना बहुत जरूरी है। और ये रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी, डिसिप्लिन की बात है। लिटरली फाइनेंशियल एडवाइजर्स डू दिस फुल टाइम एंड चार्ज अ बॉम्ब। बहुत अगर इफ यू आर रनिंग रियली मल्टी $billion बिजनेस, then it is a very different story कि you are really short of time, and time is of entity, time is one metric जो सबके पास equally है, that I agree, but this is something I truly believe
वी कैन डू एक्टिवली, इतना बड़ा कोई नहीं है ये, खाली हमें 3 महीनों में करना है एक बार, ठीक है। और एक बार हमें पता लग गया ना ट्रीटमेंट के 20% से 15% जाना है, तो अगले वो 3 महीने से, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यू जस्ट फोकस ऑन ग्रेजुअली इन अ स्टैगर्ड मैनर रिड्यूसिंग योर 20% टू 15%। सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन हेजिंग से अलग कैसे होता है वो बताता हूं, एक और जार्गन तोड़ेंगे। ये डाइवर्सिफिकेशन हमने तोड़ दिया, अब हम हेजिंग को तोड़ते हैं कि ये हेज करके रखना पोजीशंस क्या होती है। हालांकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ हेजिंग, मैं ज्यादा वो हेजिंग वेजिंग करता नहीं हूँ, इतना ज्यादा मैं साइंटिफिक इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ। पर जस्ट एक कहीं पे आप डर ना जाओ ऐसे टर्म्स देख के, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गोल्ड एंड इक्विटी जनरली गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब इक्विटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा, से फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया है, तो पीपल विल रश टू सेफर इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड। तो अगर कोई ऐसे एसेट क्लास ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है ना, तो दिस इज हाउ यू हेज, कि मेरे को अपनी इक्विटी का पोजीशन कम करके गोल्ड में या फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा अपना पोर्टफोलियो डिरिस्क करना है। तो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट हाउ यू हेज। ऑप्शंस भी लोग हेज करते हैं। अभी ऑप्शंस क्या होता है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बट क्या करते हैं लोग, एक बड़ी कैश पोजीशन लेते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट प्राइस प्रोटेक्शन के लिए ऐसे दूसरे डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं फाइनेंशियल्स के, जो उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, ताकि अपना रिस्क अपसाइड या डाउनसाइड आप मिनिमाइज कर सको। पर अगेन वी आर नॉट दैट साइंटिफिक इन्वेस्टर्स। let us just respect diversification, proper portfolio allocation, और बाकी सारे एसेट क्लास का मिक्स प्रॉपर बना के रखो। टिपिकली गोल्ड, फिक्स्ड इनकम जिसमें डेट भी आ जाता है, एफडीज भी आ जाती है, और इक्विटी, मोर और लेस यू आर सॉर्टेड। बस ये कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको एक चीज बता दी कि व्हाट इज हेजिंग। क्रिप्टो भी लोग हेज कर रहे हैं, बाय द वे, इवन पीपल आर यूजिंग क्रिप्टो एज अ मैकेनिज्म टू हेज। अनदर वे टू हेज योर इन्वेस्टमेंट्स, इनफैक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी है, कि इंडिया में पैसा ना डाल के यूएस मार्केट्स में डाले। लोग यूएसए के स्टॉक मार्केट्स, चाइना के स्टॉक मार्केट्स, ये सब एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। बट दीज आर ऑल एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज। फिलहाल ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आप समझ लो, ये फाउंडेशंस के लिए मैंने बताया। आने वाले 10 लेक्चरों में हम इक्विटी मास्टर करेंगे। आगे जाते हुए डेफिनेटली दूसरे मॉड्यूल्स हम प्लान कर सकते हैं इनके अराउंड। सो आई थिंक आई हैव अ क्वेरी हियर। hedge is like an insurance. Perfect, बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल अनिल, इनफैक्ट आई रियली लाइक इट, थैंक्स। कि hedging acts as an insurance. So with me everyone till now, shall we move on? सो नहीं गया ना पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे, Yes, sir. थैंक यू। चलो, शेनॉय, अमित, थैंक्स फॉर दैट, ईशान, थैंक्स फॉर दैट। मूविंग ऑन। तो ये हेजिंग भी आपको बता दिया मैंने। हाँ, ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया फंडामेंटल्स अगर हम सीख रहे हैं आज, तो टेक्निकल का कोर्स क्यों बेच रहे हो जनक? हमें टेक्निकल कुछ काम आता है क्या? कोई मेरा भाई आंसर करना चाहेगा, टेक्निकल एनालिसिस काम का है क्या? कि फंडामेंटल एनालिसिस काम का है क्या? अगर मुझे चार्ट देखना आता है तो आई कैन, मेरा तो गाड़ी निकल गया ना यार। चार्ट्स देख के तो बहुत कुछ मैं बता लेता हूँ, स्टॉप लॉस, टारगेट। तो फंडामेंटल्स क्यों सीख रहा हूँ मैं? एनीबॉडी वुड लाइक टू टेक अ शॉट? सर फंडामेंटल बोलता है कि हमें क्या लेना चाहिए, एंड टेक्निकल बोलता है कब लेना चाहिए। वेरी नाइस मनोज, परफेक्ट sir. आंसर, परफेक्ट। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू टेक अ शॉट? कोई और कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स? ओके, चलो, लेट मी जस्ट गिव माय पर्सपेक्टिव हियर। तो मोर और लेस आई विल बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट, सीधा कैंडिड बात करूंगा कि 80% ना, 80% आई एम अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, ठीक है, राइट। इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा सेफ खेलता हूं ना, कभी कभी मेरे ट्रेड्स में भी, कभी अगर मुझे, एक सेकंड, कुछ चैट आया, जस्ट होल्ड ऑन। वन मोर क्वेश्चन, व्हेन टू सेल? यस अमित, परफेक्ट, दैट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटजीज, आई विल कम टू दैट। सो 80% में फंडामेंटल इन्वेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेड्स भी लेता हूँ ना कभी कभी, कि उन्हीं स्टॉक में मैं ट्रेड लेता हूँ जो मुझे फंडामेंटली अच्छी लगती है, ताकि जस्ट इन केस अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं भी नहीं, मेरा मन नहीं है लॉस बुक करने का, तो मेरे पोर्टफोलियो में वो पड़ी रहे, बिकॉज सूनर और लेटर दैट स्टोरी इज गुड, द प्राइस विल गेट रिकवर्ड। तो इट इज अ मैकेनिज्म विच आई यूज एज अ स्ट्रेटेजी और इंश्योरेंस मेरे अपने लिए, कि मैं ऐसे हेज कर दूं अपने आप को। एक ये तरीका है। दूसरा,
मनोज रंजन जी ने बहुत अच्छे से बोला कि कब खरीदना है, कौन सी स्टोरी खरीदनी है, ये तो हमें फंडामेंटल बता देगा। कौन सी स्टोरी खरीदनी है हमें, ये तो फंडामेंटल बता देगा, बट कब खरीदना है ये टेक्निकल हेल्प करता है कभी कभी। पर यहाँ पे एक कैवियट, सबसे पहले ये हमेशा याद रखना कि एज अ बिगिनर इन्वेस्टर, एज समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। डू नॉट ट्राई टू बी एडवेंचरस, डू नॉट ट्राई टू बी अ मैवरिक। स्टैगर्ड फैशन में अगर आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है एंड यू आर रिलेटिवली अनकंफर्टेबल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 10,000 डालते रहो। ज्यादा टेक्निकल्स और सारी स्ट्रैटेजीज मिक्स मत करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखोगे, हम ड्रिफ्टिंग भी करेंगे, बट SIP एंड स्टैगर्ड इज द बेस्ट वे इफ यू आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट्स। 10,000 की आप मेंटली एक SIP डेट बना लो। अब तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी प्रोविजंस आ गए कि आप हर महीने की सिप बना सकते हो। से फॉर एग्जांपल मुझे एक 10,000 की SIP बना के रखनी है रिलायंस में, मैं कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। बट मेंटली एक डेट फाइनल कर लो कि 5 से 10 तारीख में मुझे 20,000 मेरी सेविंग्स से डालने, तो डालने ये 3 स्टॉक्स में, खत्म बात। स्टैगर्ड वे इज द बेस्ट वे इफ यू आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट्स। बस खाली क्या होता है, कभी कभी वो इच होती है ना कि थोड़े से अच्छे भाव पे शेयर मिल रहा है क्या, तो आई यूज्ड डिराइव्ड स्ट्रैटेजीज। अगेन सिर्फ थियोरेटिक एग्जांपल है, यू मे नॉट रेप्लिकेट दिस इमीडिएटली, बट दिस इज एन एक्चुअल इंस्टेंस विथ मी दैट हैपेंड। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आई ऑल्सो लर्न। अगस्त में मैंने 2 शेयर्स में ना बेट ली थी, A और B। ओके, इसमें भी मैंने कुछ रैंडम नंबर बता देता हूँ, 1000 डाले, इसमें भी 1000 डाले। सॉरी, इधर 1000 क्वांटिटी से वैल्यू से ज्यादा मैं प्राइस बताता हूँ। ये 100 रुपए चल रहा है, ये भी 100 रुपए चल रहा है, ठीक है। कम सितंबर ये 110 हुआ, ये भी 110 हुआ, मैंने कंटिन्यू करी सिप। पर आगे क्या देखा पता है क्या, अक्टूबर में ये 95 हो गया। टेक्निकली यहाँ पे इंडिकेटर्स अच्छे नहीं थे। अगेन बोथ ऑफ देम वर गुड कंपनियां, ये अजम्पशन है कि दोनों ही अच्छी कंपनी है। दिस इज अ स्लाइटली मोर एडवांस्ड वर्जन दैट आई एम जस्ट शेयरिंग, जो मैं टैक्टिकली खेलता हूँ। यू मे नॉट डू दिस, दिस इज जस्ट चर्न एंड पोर्टफोलियो रोटेशन दैट आई डू टू गेट दैट हायर डेल्टा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेल्टा के लिए बस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा लॉन्ग रन में। 95 ये हो गया, ये 120 हुआ, इसके चार्ट्स बहुत अच्छे थे। तो देन रादर देन ये मैंने चलो ये तो इन्वेस्ट कर लिया, पर नवंबर में ना मुझे इसके चार्ट्स अच्छे नहीं लग रहे थे। इट वाज अराउंड द सेम प्राइस और साइडवेज घूम रहा था, कुछ ज्यादा प्राइस मूवमेंट ही नहीं, ये अप्रिसिएशन दिए जा रहा था। तो इसकी एलोकेशन मैंने नवंबर, दिसंबर, इनफैक्ट जैन, यहाँ पे मैंने एलोकेशन इस पे घुमा दी। जब तक अब मुझे इसके चार्ट में कोई जब तक प्रॉब्लम नजर नहीं आती ना, या इसकी स्टोरी बेटर नहीं होती, मैं इसमें अब और एलोकेट नहीं करूंगा। इसमें फॉर एग्जांपल अभी मैं लॉस में हूं, -10%, but more or less I am making up good returns over year. So these are some tactical things that can use, जो अपनी कैपिटल हमेशा ना दोस्तों मेरे और आपके जैसे लोगों के पास, मैं अज्यूम करता हूं कि more or less the strata is same। एक कैपिटल लिमिटेड एसेट होती है, ऐसा नहीं है कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ अपनी मन मर्जी से डाल सकते हैं, नहीं, कैपिटल बहुत ही लिमिटेड एसेट होती है। तो ऐसे कर करके ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके थोड़ा सा डेल्टा कभी कभी मिल जाता है। जैसे इसके चार्ट खराब होंगे और इसमें अगर अपटर्न आएगा तो ऐसे हम घुमा सकते हैं पैसा, तो दैट कैन गिव। लॉन्ग रन में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली एक शॉर्ट टू मीडियम रन में एक अपने आप कंफर्ट आ जाता है। दिस इज हाउ आई यूज टेक्निकल एनालिसिस लार्जली। कभी कभी मैं स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूं, तो दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, और मजा भी आता है चार्ट खोल के फटाफट इंडिकेटर्स देखने में। बहुत सारी आप चीजें एनालाइज कर सकते हो बहुत क्विकली, कुछ ज्यादा मच नहीं है। फंडामेंटल्स इज रियली मतलब एक चीज जो होती है जहां लगता है आपका कंसंट्रेशन फोकस। पर अगेन फंडामेंटल्स का एक अच्छी बात है कि ये आप 3 महीने में एटलीस्ट जब रिजल्ट आता है तो एक राउंड मार सकते हो कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं कंपनी के। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एयरटेल लेके रखा, 3 महीने बाद उसका प्रॉफिट डिप हो गया, तो क्यों डिप हुआ? इज इट द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के इंडस्ट्री खराब हो गई है? अब एयरटेल ने बोल दिया कि प्राइस नहीं बढ़ने वाला है, प्लस स्पेक्ट्रम आने वाला है, तो मैं सोचूं कि शायद मैं एयरटेल में ना रहूं। पर अगर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि अभी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, या फॉर एग्जांपल एक कुछ वन टाइम खर्चे आ गए हैं, तो मैं ऐसे एक्सेप्शंस लेके एयरटेल में मैं इन्वेस्टेड रहूं, पर ये मुझे 3 महीने में एवरी क्वार्टर के रिजल्ट्स ट्रैक करने हैं। नो डाउट न्यूज अपडेट्स शॉर्ट रन में इंपैक्ट कर सकती है,
एयरटेल का एग्जांपल ले लो, जैसे अभी एक एग्जांपल आया था कि प्राइस हाइक ले रही है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आरपू इन टेलीकॉम, इस पे भी हम बात करेंगे, विच इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है टेलीकॉम में। ये मेट्रिक कंपनी ट्रैक करती है कि एक कस्टमर से आप कितने का एवरेज कमाई कर रहे हो, या कितने का वो रिचार्ज करा रहा है या बिल पेमेंट कर रहा है। तो ये लगभग 163 के अराउंड है भारतीय एयरटेल के उसमें। भारतीय एयरटेल ने कहा कि ये टारगेट कर रहे हैं 200 रुपए तक ले जाने का। लेट मी शो यू जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ये देखिए, आज 2021 में एक कस्टमर से 160 रुपए कमा रहा है ना, ये कह रहा है 2022 तक, ये हालांकि टाइम फ्रेम नहीं दिया, जस्ट ऐसे ही मैं बता रहा हूं, ये टारगेट कर रही है 200 तक ले जाने का। तो ये देखिए ये कितना बड़ा जंप होगा। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, इनके पास 40 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे, 40 करोड़ एक्स्ट्रा 40 रुपए देंगे, तो 40 अपॉन 160, 25% टॉप लाइन ग्रोथ। और दिस इज हाउ यू एंटिसिपेट द फ्यूचर। ये सिर्फ मैंने एक तरीका बताया, आगे और ऐसे बहुत बहुत छोटे नगेट्स है। ये जूम पे ना वो लाइक बटन नहीं है, वरना मैं आपको बोलता कि मजा आया कि नहीं, बताओ ये चीज देख के। ऐसे मैनेजमेंट कमेंट्रीज हम कैसे डिकोड कर सकते हैं? आर यू विथ मी? जवाब थोड़ा सा, अनिल, अंकित, मेरी ऑडियो विजिबल है? अंकित, Yes, sir. yes. So this is how you literally can read in between the lines. कभी भी भारतीय एयरटेल आके ये नहीं बोलेगा कि 25% से मेरा टॉप लाइन बढ़ने वाला है या सेल्स बढ़ने वाला है। वो ऐसे हमें छोटे छोटे हिंट समझने होते हैं कि, एक सेकंड, ऐसे छोटे छोटे हमें हिंट समझने होते हैं कि जब 160 से 200 पे जाएगा तो अपने आप इनकी टॉप लाइन में 25% का इजाफा आएगा। और ये अजम्पशन के साथ यू कैन एक छोटा तो स्टार्ट मिला अपने को फ्यूचर का कि आगे जाके इसका बॉटम लाइन कितना होगा और शेयर प्राइस कितना होगा। तो दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू द होल आइडिया ऑफ हाउ कैन यू एंटिसिपेट द फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो ये आरपू की बात हो गई। इसी बहाने मैंने चलो थोड़ा बहुत, ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू डेवलपमेंट था, बट मुझे मजा आया ये शेयर करके, एक इंडस्ट्री के बारे में बता के। तो ये फंडामेंटल्स की बात हो गई। तो ऐसे डेवलपमेंट्स शॉर्ट रन में आ सकते हैं जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, और उसका इमीडिएट आपको प्राइस पे इंपैक्ट दिखाई देगा। मूविंग ऑन टू अनदर अनदर कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली। दो तरीके से आप चीजें एनालाइज कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, टॉप डाउन या बॉटम अप। टॉप डाउन क्या होता है? पहले कहते हैं कि इंडिया को इवेल्युएट करो कि इंडिया इज अ कंट्री गुड और नॉट। तो ये ऐसा नहीं होता कि इंडिया का फंडामेंटल्स ना हर 2 दिन में बदल रहा है, नहीं, कि आज इन्फ्लेशन 10% है, कल 15%, कल 1%, जीडीपी 1% है, डी ग्रो कर रहा है, ऐसे नहीं होता। इकोनॉमी एनालिसिस मोर और लेस मतलब पूरे डेकेड्स की देखी जाती है, और बहुत ही ऊपर या लोअर साइड दोनों टाइम बहुत स्लो मूव होती है। ठीक है, तो यू नीड नॉट ट्रैक इकोनॉमी डेली, बट हाँ इसका आप कॉन्स्टेंटली रीड करते रहो। आपको इकोनॉमी के बारे में एक डेडिकेटेड पूरा सेशन होगा, बट इट इज समथिंग दैट यू डू इट कॉन्स्टेंटली, और ज्यादातर ये क्वालिटेटिव होता है। से फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कल बोल दिया कि इन्फ्लेशन का उनको कंसर्न है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन से आरबीआई को डर लग रहा है, वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई कम कर सकती है, तो ऐसे एक्शन ले सकती है कि पैसे की सप्लाई कम होगी तो ग्रोथ कम होगी, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट्स। ऐसे रीड करना है। इकोनॉमी के बाद अगर आप कोई सेक्टर एनालाइज करते हो, जैसे मैंने अभी टेलीकॉम किया, तो वो इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, और उसके बाद हम भारतीय एयरटेल को एनालाइज करेंगे, तो वो EIC फ्रेमवर्क हो गया, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। कंपनी को एनालाइज करना, फिर उसकी इंडस्ट्री को एनालाइज करना, और फिर इकोनॉमी को एनालाइज करना, ये बॉटम अप अप्रोच हुआ। सो आइदर ऑफ देम आर राइट, ऐसा कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है। आई यूज टू टिपिकली फॉलो CIE अप्रोच। बेसिकली मैं पहले कंपनी करता था, फिर उसका इंडस्ट्री देखता था, और इकोनॉमी तो परपेचुअली चलता रहता था। सुपर, यस, थैंक्स शेनॉय। सो ऐसे मेरा चलता रहता था कि कंपनी पकड़ो फिर इंडस्ट्री पकड़ो। ठीक है, एक बट बिफोर आई मूव ऑन, लेट मी जस्ट एक थोड़ी सी डिटूर लेता हूं मैं, जस्ट पार्क दैट थॉट। इकोनॉमी का एग्जांपल है कि इंडिया, ये मैं बताना भूल गया, वर्सेस चाइना का आप जीडीपी कंपेयर करो। से फॉर एग्जांपल
say for example this is the time and this is the GDP. Okay, so China started well, 8%, India started at say 7%. Now ये कोरोना आ गया और अभी वापस रिकवर कर रहा है, यहाँ पे भी कोरोना आ गया, पर नाउ चाइना इज गोइंग फॉर ब्लू स्काई पॉलिसीज. बेसिकली वहां पे बहुत सारी कमोडिटी इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज को कर्व किया जा रहा है पोल्यूशन कम करने के लिए, बीजिंग ओलंपिक्स के लिए. तो प्लीज वो जाके आज स्टडी कीजिए चाइना ब्लू स्काई पॉलिसीज, आपको ड्यूअल कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं इसको. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाइना में एक एक्शन के कारण पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल की प्राइस कैसे बढ़ गई, और बहुत सारी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी खुल गई. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर पढ़िए ड्यूअल कंट्रोल पॉलिसी and blue sky policies. So in 2018 China was an attractive destination because it was outperforming India. इतनी बड़ी इकोनॉमी outperforming India. But after the addition of blue sky policy, now India is a lucrative destination in comparison to China. Same आप USA भी कंपेयर कर सकते हो. USA 3% था, I don't know the numbers, just hypothetical example. ये नेगेटिव गया और ये अब 4% पे आ गया, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो रिलेटिवली यूएसए इज बेटर, बट इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी. दूसरी चीज, एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट, बड़ी कंट्रीज जो होती है ना, उनका ग्रोथ बहुत मायने रखता है, जैसे कि यूएसए, क्योंकि उन पे सारी दुनिया की इकोनॉमीज डिपेंडेंट होती है, उनके डॉलर पे, उनकी सप्लाईज पे, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से माल भी खरीदती है यार. इंडिया से वो इंपोर्ट करेंगे चीजें, वहां अगर कस्टमर्स कम इंपोर्ट करेंगे तो दैट विल हैम्पर इंडिया ऑल्सो. डॉलर की सप्लाई रुक जाएगी, डॉलर महंगा होगा, दैट विल अगेन इंपैक्ट इंडिया. सो दिस इज हाउ, जो बॉस होता है ना, बॉस बेसिकली जो कॉर्पोरेट में वो रिलेट कर पाएंगे. इफ यू हैव अ स्ट्रांग बॉस इन योर ऑफिस, ही विल फाइट फॉर योर अप्रेजल बेटर. ये ट्रू यहाँ पे भी है कि इफ बिग इकोनॉमीज लाइक यूएसए एंड चाइना आर सेफ, इफ दे आर डूइंग बेटर, नो, देन वी कैन ब्रीथ इजी. पर अगर यूएसए की इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ होती है तो इमर्जिंग मार्केट्स बहुत पिटाई होती है. ये फैक्ट याद रखना बस. एक आई डोंट नो कितना रिलेवेंट था, बट एक इम्प्रॉम्प्टू एग्जांपल ये भी मैंने बता दिया. फाइनली अब मैंने इंडस्ट्री, इकोनॉमी और कंपनी की बात कर दी. व्हाट आई डू इज, रिसेंटली आई हैव एक्वायर्ड दिस स्किल. रादर देन गोइंग बॉटम अप और टॉप डाउन, इकोनॉमी एनालाइज करके फिर कंपनी पकड़ो, या कंपनी पकड़ के फिर इकोनॉमी एनालाइज करो, ये दोनों ही अप्रोचेस में फ्लॉज है. फ्लॉज ये है कि आप कंपनी पकड़ो, वो गंदे सेक्टर की हो सकती है, और इकोनॉमी एनालिसिस इज लाइक मदर स्टेटमेंट कि जीडीपी देख लिया तो इंडिया इज गुड, now you can invest anywhere in India, nothing like it. हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, which is called the hybrid approach. हाइब्रिड अप्रोच ये कहता है कि इकोनॉमी के बारे में तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहते हो, जैसे मैंने अभी आपको ब्लू स्काई पॉलिसीज के बारे में बताया, तो अगर आप और पढ़ोगे ना, तो यू विल कम टू नो अबाउट मेनी सेक्टर्स, समथिंग लाइक केमिकल्स, कि ये बहुत सारी गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डेवलपमेंट्स के चलते ये सेक्टर बहुत बेनिफिशियरी रहने वाला है. फॉर एग्जांपल, ये मुझे पता लगा, तो नाउ आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग दिस इंडस्ट्री एंड द लीडर्स और द बेस्ट कंपनी इन दिस, और द बेस्ट कंपनीज और बेस्ट स्टॉक्स इन दिस इंडस्ट्रीज. तो मैं ना कंपनी पकड़ता हूं, ये मैं स्टार्ट करता हूं आफ्टर गेनिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मास्टरी, तो नहीं कहूंगा, बट सम एक्सपीरियंस. ये मैं सेक्टर्स पकड़ता हूं एंड देन आई चूज फॉर कंपनीज. सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम I have 5 to 7 sectors which are hot favorites. Electric vehicles की मेगा थीम पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, renewables पसंद है, banking and finance, chemicals, and then I look for opportunities in that area. So this is my approach. Again, it is subject to change, but as of now, it is working from past 1 or 2 years. Finally, before we move on, कितना बजा यार? Let me, I think it is 10. We will have to take few topics tomorrow. आज बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, बट चलो, before I close the discussion, एक छोटा सा आपको anecdote दे दूं, थोड़ा सा आज टॉपिक, एक we are running behind 10 minutes. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बेसिकली when you buy a stock, you become the owner of that company. बेसिकली आप लोन नहीं दे रहे हो, आप हिस्सेदार या भागीदार बन रहे हो वो कंपनी के. तो जब आप भागीदार बनते हो, you have the say in the business decisions of the company. You get the voting rights कि डिविडेंड देना है या नहीं देना. यू हैव द क्लेम ऑन द एसेट्स एंड द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. अब एसेट्स क्या होती है? जो फैक्ट्री लगी होती है, जो मशीन्स होती है. तो अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो एसेट्स किसी को तो जाएंगे ना. फाइनली सब अपने कर्जदारों को पैसे दे दिए, सब दे दिए, मेरा धंधा बंद हो गया यार, धंधा बंद हो गया. तो अब वो जो एसेट्स, वो जो कैश जो थोड़ा बहुत बैंक में भी है ना,
वो डिवाइड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, पर उनका क्लेम लास्ट होता है क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो और मालिक सबसे लास्ट में पैसे उठाता है। और फाइनली एज अ शेयर होल्डर यू आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस। आप ये नहीं कल उठ के जाके मैं एयरटेल को नहीं बोल सकता कि भैया मुझे आप मंथली स्टेटमेंट दो, कितना यूजर आया, नहीं मुझे बताओ कि 4G यूजर्स कितना है, नहीं। आपको एक पब्लिक डिस्क्लोजर्स मिलते हैं 3 महीने बाद। पब्लिक डिस्क्लोजर्स में भी रिजल्ट इज द स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। उसके बाद लोग फाइनेंशियल रिलीजेस करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे थे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आती है, कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट आती है, ये सब में घुसेंगे, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट क्या बोलते हो, शैल वी कंटिन्यू और शैल वी ब्रेक? नेक्स्ट टाइम करें, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, थोड़ा सा शेड्यूल के पीछे। क्या बोलते हो, ब्रेक करें या नेक्स्ट टाइम? ब्रेक, चलो अंकित ने बोला ब्रेक, एनीबडी एल्स? आई वुड रियली लव टू हियर ब्रेक। चलो अमित इज ऑल्सो सेइंग ब्रेक, अंकित इज ऑल्सो सेइंग ब्रेक, चलो नो प्रॉब्लम, पॉइंट टेकन। थैंक्स अमित, थैंक्स अंकित, इवन आई फील कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। आपको धीमे से मैं हाथ पकड़ के फिर बैलेंस शीट ये सब में भी एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए मैं अभी रश नहीं करना चाहता। आपका आज का होमवर्क ये रहेगा, कोई भी कंपनी पकड़िए, ये नोट कर लीजिए, आज का आपका होमवर्क है सबके लिए। कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, पब्लिक या प्राइवेट लिस्टेड, कोई भी, इट मे बी योर बिजनेस ऑल्सो। कल हम डिस्कस करेंगे उसका बिजनेस मॉडल। एनीबडी अ वॉलंटियर, कोई भी एक वॉलंटियर चलेगा मेरे को। फॉर 5 मिनट्स वी विल डिस्कस अ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या होता है कि रेवेन्यू या कमाई कहां से हो रही है, एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस, और पैसा कैसे बन रहा है। बस आप क्या माल बेच रहे हो, आपका रॉ मटेरियल क्या है, और आप कैसे उसको मार्केट तक ले जा रहे हो अपने ग्राहक तक, बस इतना मुझे आप 5 मिनट तक कोई भी समझा देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। उसके बाद हम एक लाइव बिजनेस एस्टेब्लिश करके उसका भी रेवेन्यू मॉडल डाइसेक्ट करेंगे। चलो, so Amit has volunteered. Great, Amit bhai, I'll be more than happy to hear from you. Any company, anybody. So more or less, this is from my side. Any questions till now, or shall I pause the recording? Any queries till now? Chat box, you can unmute and ask. जनक भाई, ये जो भी लाइक इंडस्ट्री के बारे में जानना है या इकोनॉमी, जीडीपी, इसका कुछ अच्छा सोर्स है क्या, लाइक ट्रस्टेबल सोर्स जो अनबायस्ड देता हो? I'll show you. So I will ask you to park that question right now, क्योंकि आप अगर contents खोलोगे ना ऐप में, so day 8 and 9 is exclusively kept for economy and industry analysis. हालांकि इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए ऐसा कोई सोर्स नहीं है। इंडस्ट्री के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, वो इकोनॉमी का ही सबसेट होता है। तो जब फॉर एग्जांपल टिपिकली जब बजट आता है ना, तो आप देखोगे लाइव चैनल्स पे जब बजट की स्पीच चल रही होती है और गवर्नमेंट कहता है कि 10,000 करोड़ मैंने प्लान किया डिफेंस के लिए, तो डिफेंस सेक्टर के बारे में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, फिर डिफेंस में PLI आ जाएगा। तो यू हैव टू रिलाई ऑन न्यूज आर्टिकल्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर कोई इंडस्ट्री आपको मास्टर करनी है ना, ट्राई टू रीड एज मेनी कॉन कॉल्स एज यू कैन ऑफ दैट इंडस्ट्री। अब वाटर कॉन कॉल्स थोड़ा गूगल कर लो, डेफिनेटली आई विल कवर ऑल्सो, बट कॉन कॉल्स इज नथिंग बट 3 महीने में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया ना, उसके बारे में कंपनी सवाल जवाब लेती है मेरे और आपके जैसे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, जैसे कि कोटक हो गया। एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, अगर आपके पास ITC के शेयर्स है, यू कैन गो एंड आस्क ITC के व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू अबाउट द सिगरेट बिजनेस। ये तो सनसेट बिजनेस है, तो आपके प्लान्स क्या है डी रिस्क करने के, यू कैन आस्क दैट, यू आर इन योर राइट टू आस्क दैट इन द इन्वेस्टर मीट। एंड आफ्टर दैट दे टॉक अबाउट सिगरेट बिजनेस के, सिगरेट के वॉल्यूम्स इतने बड़े थे, सो यू कम टू नो अबाउट इंडस्ट्री थ्रू दैट कॉन कॉल। एंड ट्रस्ट मी, ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आपने कोई इंडस्ट्री मास्टर कर ली ना, तो उसमें बस थोड़े थोड़े यहाँ वहाँ एड ऑन्स ही होते हैं, और कभी कभी दशक में, डेकेड में एक बड़ा सा मेगा ट्रेंड डेवलप होता है, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री में सिंपल सा हिसाब किताब है, कुछ नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, बट कितने व्हीकल्स हर महीने बिके, हर महीने डेटा आता है कि मारुति के इतने व्हीकल्स बिके, टाटा मोटर्स के इतने बिके, और उस हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। टाटा मोटर्स हमें मंथली ये भी बताता है कि उनके जैगवार का बिजनेस कैसा हुआ। तो सिंपल सा हिसाब है कि गाड़ी बनाओ और गाड़ी बेचो। पर अब एक बहुत बड़ा टेलविंड यहाँ पे आ गया है, बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड आ गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन कौन अडॉप्ट कर रहा है। तो दैट इज अ वन ऑफ सिनेरियो, बट इफ यू मास्टर अ इंडस्ट्री, चांसेस आर वेरी रेयर कि यू विल हैव टू रीमास्टर इट, वो आपके साथ लाइफ भर रहेगी। तो दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। करना कैसे वो मैंने बता दिया। होप मैंने आपका आंसर किया। अनिल भाई, अनिल भाई
आप ही थे ना, आपने पूछा था ना? नहीं नहीं, मैं पूछा था। अमित भाई, सॉरी। यस हाँ। अमित, थैंक्स। एनी अदर क्वेरीज or shall we close it? चलो, I think more or less sorted. Amit, Ankit, Ishan, Manoj, Ranjan, Rupesh and Vivek, shall we close the discussion for today? Yes, yes. चलो, Dinner done. time. Done. I'm pausing the recording and just quickly. Yes.